हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज की वीडियो में हम लोग वैदिक जो आपका काल है उसको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखने वाले हैं। और इसमें हम लोग सब्जेक्टिव प्लस जो आपका ऑब्जेक्टिव है सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन इसमें किस टाइप के आते हैं। सो क्वेश्चन जो ऑलरेडी आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें आपको एक बार पूछा गया था, एनालाइज द पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड। सो उत्तर वैदिक काल की जो राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था का विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आपका, डिस्क्राइब द पॉलिटिकल सोशल कंडीशन ऑफ द ऋग्वैदिक पीरियड। सो अगर आप देखोगे तो इसमें एक जो थीम है, इसमें अगर ये देखा जाए यूनिट में, तो आपको जनरली क्वेश्चन आपको सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस कंडीशन से आता है। आइदर दे विल आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द अर्ली वैदिक, या तो आपको ऋग्वैदिक समय काल से पूछा जा सकता है, प्रारंभिक वैदिक काल से पूछा जा सकता है, या फिर आपको लेटर वैदिक या उत्तर वैदिक काल से आपको पूछा जा सकता है। तो दोनों अगर देखा जाए तो आपको सोशल और जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक और धार्मिक जो कंडीशन है उसको अच्छे से पढ़ के जाना, क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा। अब जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की देखते हैं, अगर एमसीक्यू क्वेश्चन अगर इस यूनिट से आएगा तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जनरली टर्म बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आपको बहुत से टर्म है, पॉलिटिकल टर्म्स हो सकते हैं, या फिर आपको खासकर उस टाइम पे किस तरह के क्रॉप्स यूज़ किए जाते थे, या फिर आयरन का यूज़ हुआ था कि नहीं हुआ था। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तभी आपका बनेगा जब आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से यूनिट के बारे में पता है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लेटर वैदिक से पूछा गया है। शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है आपका। शॉर्ट क्वेश्चन में जनरली आपको 1.5 पेज लिखना पड़ता है। सभा समिति के बारे में पूछा गया है एक बार, एंड एक बार शॉर्ट क्वेश्चन में आपका उत्तर वैदिक का राज व्यवस्था जो आपको पॉलिटिकल कंडीशन पूछा गया। सो ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नाउ स्टार्ट, देखते हैं यहाँ पे जो क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट जो कि हमें पढ़ना है। So, जब वैदिक सभ्यता के बारे में बात करते हैं तो इसका समय काल जो है वो भी हमें पता होना चाहिए, कब से कब तक था। तो पूरा अगर ओवरऑल देखा जाए आपको वैदिक जो सभ्यता है, कल्चर, उसका टाइम पीरियड कितना था, तो ये आपको 1500 से लेके 600 तक, ईसा पूर्व तक ये आपका समय काल रहा था। बट इसको हमने डिवाइड कर रखा है, दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, उत्तर वैदिक और लेटर वैदिक में। जिसको उत्तर वैदिक और लेटर वैदिक ही बोला जाता है, उसको हमने अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक में डिवाइड कर रखा है ना। यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि वेद क्या है। ठीक है, सो वेद शब्द की उत्पत्ति अगर देखा जाए तो वेद धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है आपको जानना। नॉलेज जब आप गेन करते हो, नॉलेज को ही एग्जैक्ट लिटरल मीनिंग अगर पूछा जाए तो वेद का लिटरल मीनिंग जो है वो आपको नॉलेज ही होता है। वेद शब्द से जो आपको वैदिक ग्रंथों से निहित पवित्र ज्ञान को संदर्भित करता है। ठीक है, अब जो भी ज्ञान को अर्जन करते हो, जो भी ज्ञान आप गेन करते हो, दैट इज कंसिडर्ड एज द वेदास। वेदा अगर देखा जाए तो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा, 4 वेदास होता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों वेद को अगर मिला दिया जाए तो इसी को ही संहिता भी बोला जाता है। अब वैदिक काल का जो है आपको भौगोलिक क्षितिज पूछा जाता है, विस्तार पूछा जाता है, ये कहाँ से कहाँ तक इसकी फैलाव थी, या फिर आपको जोग्राफिकल एक्सटेंट पूछा जाता है। जनरली अगर आप देखोगे तो हिस्ट्री में आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक आपको जो कौन सा, चाहे आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछा जाए, चाहे आपको वैदिक काल के बारे में पूछा जाए, ये कहाँ तक इसका जो जोग्राफिकल एक्सटेंट था। सो प्रारंभिक वैदिक काल के बारे में अगर देखा जाए तो आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ है 7 नदियों का क्षेत्र। तो जो भी अगर अभी रिसेंटली देखा जाए तो इंडस जो आपका साइट है, जो कि आपका भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में आता है, खासकर जो पंजाब वाला एरिया है, उसी एरिया को वो ऑक्यूपाई करते थे। उसको सप्त सिंधु भी बोला जाता था। यह संपूर्ण पंजाब और उसके पड़ोसी हरियाणा क्षेत्र से मिला जो है आपको मेल खाता है। लेकिन ऋग्वैदिक भूगोल में आपको अगर देखा जाए तो गोमल मैदान, दक्षिणी अफगानिस्तान और दक्षिण जो आपको जम्मू एंड कश्मीर था, ये शामिल था। 7 नदियों का जो यहाँ पे नाम मेंशन है वो भी देख लेते कौन कौन सी नदियाँ थी आपको। सिंधु थी, विस्तार जिसको झेलम बोला जाता है, अस्किनी जिसको चेनाब बोला जाता है, परसनी जिसको रावी बोला जाता है, विपास जिसको व्यास बोला जाता है, सुतुद्री जिसको सतलज बोला जाता है, और सरस्वती रिवर। ये 7 रिवर से ही आपका जो है सप्त सिंधु जहाँ पे आपने पढ़ा था, ये 7 रिवर के बारे में मेंशन भी है। उत्तर वैदिक काल में ये तो आपका प्रारंभिक वैदिक काल के बारे में था, अर्ली वैदिक काल के बारे में था। बट अगर पूछा जाए उत्तर वैदिक काल के दौरान जो आपको कहाँ तक इसका क्षेत्र था या फिर फैलाव था, जोग्राफिकल एक्सटेंट कहाँ तक था, तो जनरली आपको उत्तर प्रदेश जो कि कोस्टल रीजन है, और उत्तर बिहारी जो कि आपको जिसको वैदही बोला जाता है, वहाँ तक इसका जो है वो फैलाव था। ये उत्तर वैदिक काल का बता रही हूँ मैं। बट अगर प्रारंभिक पूछा जाए तो प्रारंभिक में आप देखोगे तो पंजाब, हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर और जो आपका अफगानिस्तान वाला एरिया, वहीं तक इसका लिमिट था। अब यहाँ पे देखते डिफरेंट रीजन में देख लेते हैं इसको वन बाई वन। वैदिक काल का अगर पूछा जाए आपको तो ओवरऑल अगर पूछा जाए तो ये 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है, बिफोर क्राइस्ट तक है। अब इसमें जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं, ताकि फिर आप इसको मैं एक्सटेंडिव तरीके से भी कवर करवाऊंगी। ऋग्वैदिक काल में जिसमें आपको प्रारंभिक वैदिक काल का नाम जो है वो दिया जाता है, उस समय आपको मेल खाता है कि ऋग्वैदिक में जो आपको
भजन की रचना ही हुई थी और ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो अगर पूछा जाएगा कि जो प्रारंभिक वैदिक काल है उसका समय काल क्या रहा था, तो ये 1500 से लेकर आपको 1000 ईसा पूर्व रहा था। बट अगर आपको पूछा जाए उत्तर वैदिक समय काल का जो है वो समय टाइम पीरियड कब तक रहा था, तो ये 1000 से लेकर आपको 600 तक रहा था। अब ये स्रोत जो है जनरली, क्योंकि हिस्ट्री जब भी हम पढ़ते हैं तो सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर देखा जाए तो हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी डिस्कस किया था क्या क्या सोर्सेज है जिसके बेसिस पे हम लोग उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। सो अगर वैदिक काल के बारे में देखा जाए तो इसका स्रोत क्या रहा है आपको, साहित्यिक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत में 4 वेद जो है उसका उल्लेख करता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें आपको ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। और खासकर ऋग्वेद में भी अगर देखा जाए तो ऋग्वेद में आप देखोगे तो 10 मंडल है, 10 जो आपको पुस्तकें शामिल है। बट इसमें 2 से लेकर 7वां तक जो है वो प्राचीन माना जाता है। बाकी इसमें एडिशन माना जाता है, जैसे कि 1 जो है उसको ऐड किया गया, 8 को भी ऐड किया गया, 9 को भी ऐड किया गया और 10 को भी ऐड किया गया। और खासकर इसमें देखा जाए तो आपको 1 वाले में जो है सीजन से रिलेटेड चीज़ें हैं। एंड जो आपका 9 वाला है उसमें आपको सोम जो आपको ड्रिंक है जिसको बोला जाता है उसके बारे में है। एंड जो 10th वाला है उसमें आपको पुरुषोक्ति है जिससे आपको वर्णन सिस्टम के बारे में हमें जो है वो जानकारी मिलती है। प्रारंभिक वैदिक काल के बारे में जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया साहित्यिक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत अगर देखा जाए तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। वैसे अगर देखा जाए तो ये पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सिंधु और घग्गर नदियों के किनारे पे ये उत्खनन से जो आपको जो भी चीज़ें प्राप्त हुई है, जो भी जानकारी मिली है उसके बेसिस पे ये बताया जाता है कि यहीं पे आपको जो खासकर अगर देखा जाए तो पॉटरी से जो ये अगर इसमें पुरातात्विक में देखा जाए तो पुरातात्विक में आपको जनरली पॉटरी ही मिला है, इसमें कॉइन्स नहीं मिले, आपको सिक्के नहीं मिले हैं और ना ही आपको कोई जो है वो भवन निर्माण का कोई साक्ष्य मिलता है, कोई बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स का जो हमें कोई एविडेंस मिलता है। अब उत्तर वैदिक काल का स्रोत क्या रहा है, तो उत्तर वैदिक काल का स्रोत अगर देखा जाए तो 1, 8, 9, 10 पुस्तक जो ऑलरेडी मैंने बोला है कि आपको 2 से 7 तक पुराना है और उसमें एडिशन जो है आपको 1, 8 और 9 और 10 इससे हमें जानकारी मिलती है उत्तर वैदिक काल के बारे में। इसके अलावा इसमें भी जो पुरातात्विक है वो बहुत ज़्यादा हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। नाउ यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में अगेन देखेंगे कि जो आपका वैदिक काल का समाज कैसा है, उसके अलावा सोसाइटी कैसा रहा था, उसके अलावा पॉलिटिकल कंडीशन कैसा रहा था। सो यहाँ पे पहले देखते हैं समाज किस तरह का था आपको। सो प्राचीन भारत में वैदिक काल का अगर समाज देखा जाए तो मुख्यतः आपको किस तरह की थी, तो ये कृषि प्रधान था और जो आपको लोग जो थे वो जनरली आपको कृषि पे ही जो है वो निर्भर करते थे। प्रारंभिक वैदिक युग में आपको विशेषता एक जनजातीय व्यवस्था की थी जिसमें आपको परिवार एक इकाई होता था जिसका नेतृत्व जो आपको कुलपति करता था, प्राथमिक सामाजिक इकाई था ये। तो अगर पूछा जाए बेसिक यूनिट आपको वैदिक समय काल में आपको कौन सी चीज़ को माना जाएगा, तो ये आपको परिवार को माना जाएगा, कुल को माना जाएगा और इसके जो मुखिया होते थे, जिसके हेड होते थे उनको कुलपति बोला जाता था। समाज में अपेक्षाकृत समाजवादी था, वर्ग भेद न्यूनतम था, ठीक है। सो वर्गीकरण बहुत ज़्यादा इनिशियल की बात करी मैं, जो प्रारंभिक वैदिक काल के बारे में बात करते हैं उसमें आपको वर्ग भेद बहुत ज़्यादा नहीं था, आपको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिलता तथा अनुष्ठान अग्नि पूजा और भजन पर केंद्रित था। अगर देखा जाए तो अनुष्ठान सेक्रीफाइस वगैरह होते थे और जो अग्नि को बहुत ज़्यादा आपको जो इम्पोर्टेंट माना गया है इसकी पूजा होती थी और भजन वगैरह के ऊपर भी केंद्रित था। हालांकि उत्तर वैदिक काल के दौरान देखा जाए तो आपको वर्ण व्यवस्था भी आती है, इसके उदय हो जाता है समाज में और वर्ण व्यवस्था पहले भी आपका याद रखना आपको प्रारंभिक वैदिक काल में भी है। बट वो किस तरह का वर्ण व्यवस्था है, वो आपको जनरली जो है आपको ऑक्यूपेशन बेस्ड है, आपके कर्म पे आधारित है। आपका कर्म जो है वो आपका वर्ण जो है आपको बताएगा। बट इसको जन्म आधारित कब कर दिया जाता है, उत्तर वैदिक काल में बाय बर्थ इसको कर दिया जाता था। कब, उत्तर वैदिक लेटर वैदिक में। जो ब्राह्मणों की अगर देखा जाए तो आपको कंडीशन कैसी रही, तो इसमें इनिशियली अगर आप देखोगे तो वर्ण व्यवस्था बहुत ज़्यादा आपको रिजिड नहीं था, तो इसलिए आपको मोबिलिटी था जिसमें अगर कोई चाहे तो अपना जो है वो वर्ण को बदल सकता था। बट ये सारी चीज़ें आपको क्या हो जाती, बंद हो जाती कब, जब हम खासकर जब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की। वैदिक काल का अगर मैं इसको शॉर्ट में बताते जा रही हूँ बट डिटेल में आगे हम लोग देखेंगे, तो एकदम लास्ट तक देखिएगा वीडियो, आपका सारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। वैदिक काल का राजनीतिक जीवन कैसा रहा, तो वैदिक काल का अगर राजनीतिक जीवन देखा जाए तो प्रारंभ में आपको जनजातीय तथा छोटे छोटे, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे जनजातीय वाला समाज बता दिया, ठीक है। राजनीतिक भी देख रहे, छोटे छोटे संगठन में था, ठीक है। प्रारंभिक वैदिक काल में अगर देखा जाए तो शासन का जो आपको लीडरशिप जो था वो किसके हाथ में होता था, जो जनजाति होते, जो ट्राइबल सोसाइटी होता था उसका एक सरदार माना जाता था और वही आपको राजा के रूप में जाना जाता था जिन्हें जनजाति द्वारा चुना जाता था। युद्ध में समुदाय का नेतृत्व करने का व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते थे। तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि फुल फ्लेज आपको राजा का कोई कॉन्सेप्ट है, रूलरशिप का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कोई राजा होगा। जो आपका ट्राइबल सोसाइटी था उसी में से एक किसी को आपको सरदार चुन लिया जाता था और ये आपको
वोट के आधारित पे होता था। और चुना हुआ जो सरदार होता था वही आपको क्या करता था, आपको पूरे कबीले का या पूरे जो आपको ट्राइबल सोसाइटी, जनजातीय सोसाइटी था, उसको प्रोटेक्ट करता था। निर्णय लेने की प्रक्रिया अगर देखा जाए तो राजा को सलाहकार के रूप एक जो आपको समूह द्वारा सहायक प्रदान की जाती थी, जिसमें आपको पुजारी, योद्धा, अन्य जनजातीय नेता शामिल होते थे। सो राजा यहाँ पे अगर देखोगे कबीले के जो सरदार होते थे वो अपने हिसाब से डिसीजन नहीं लेते थे। इनको एक पूरा डिसीजन मेकिंग के लिए जो है वो एक दिया जाता था, जिसमें आपको पुजारी होते थे, पुरोहित होते थे, योद्धा होते थे, आपको जो वॉरियर क्लास होते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपको अन्य जनजाति के जो नेता थे वो भी इसमें शामिल होते थे। जैसे जैसे समाज उत्तर वैदिक युग में विकसित हुआ, जो आपको राजतत्व है अवधारणा अधिक जो आपको औपचारिक रूप से होती गई, ठीक है। सो अगर स्टार्टिंग में देखा जाए खासकर जो आपका प्रारंभिक वैदिक काल है, अर्ली वैदिक काल है, तो वहाँ पे जो है रूलरशिप का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, वहाँ पे एडवाइस भी लिया जाता था। बट जब उत्तर वैदिक काल आता तो ये एकदम फिक्स हो जाती है कि आपको जो है एक प्रॉपर जो आपको वर्णा से ही एक राजा बन के आएंगे और वही आपको क्या करेंगे, रूल करेंगे, और वंशागुनित हो जाता है आपको, तो चीज़ें आपको एकदम हेरिडिटरी हो जाती है राजतंत्र में। अगर देखा जाए तो कब होता है ये, उत्तर वैदिक काल में होते हैं। वैदिक काल का धर्म कैसा रहा ये भी शॉर्ट में बता रही हूँ। सो वैदिक काल का अगर धर्म देखा जाए तो प्राकृतिक पूजा और देवताओं के समूह पर आधारित था। तो इसका मतलब है कि नेचर वर्शिप जो इसको प्राइमरी माना जाता था कब, इनिशियली जब हम लोग प्रारंभिक वैदिक काल के बारे में बात करते हैं, जब हम ऋग्वैदिक काल के बारे में बात करते हैं। बट ये सारी चीज़ें आपको बदलाव आएगा जब उत्तर वैदिक काल आएगा। तो प्रारंभिक वैदिक काल में किसको किसको पूजा किया जाता था, तो ज़्यादातर आपको इंद्र को किया जाता था, अग्नि को और वरुण को। नाउ डिटेल देखते हैं एक एक चीज़ों का। तो आपका यहाँ से अगर क्वेश्चन अगर 10-12 मार्क्स के आएंगे तो उसमें आपको लिखने के लिए काफ़ी पॉइंट्स होंगे। सो देखते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर डिटेल में देखते हैं जो आपका वैदिक काल था उसमें राजनीतिक ढांचा कैसा रहा, पॉलिटिकल कंडीशन कैसा था, या पॉलिटिकल फ्रेमवर्क जो अब देखा जाए तो किस तरह का आपको बना हुआ था। सो ऋग्वैदिक काल में आपको आर्य ने राजनीतिक एवं प्रशासनिक इकाई को जो है उसकी नींव डाली थी। तो अगर आपने देखा होगा, जब आपने थ्योरीज पढ़ा होगा, बहुत सारे सिद्धांत पढ़े होंगे जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो उसमें एक थ्योरी आपने वो भी पढ़ा था कि इन्वेजन होता है, अटैक होता है, और आक्रमण किसके द्वारा किया जाता है, आपको आर्य के द्वारा किया जाता है। सो इसी से जोड़ के जो आपका ऋग्वैदिक काल को भी देखा जाता है। तो ऋग्वैदिक काल में आपको जनरली अगर देखा जाए तो किन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ोगे, आर्यों के बारे में पढ़ोगे। सो आर्य ने आपको क्या किया था, नींव डाला था किस चीज़ का, राजनीतिक जो आपको एवं जो आपको प्रशासनिक जो आपको उस तरह की कंडीशन थी। सो यहाँ पे 5 इकाई आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऋग्वैदिक काल में आपको राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो 5 इकाई प्रचलित थी, और एज इट इज़ आपको ऐसे ही याद रखना, गृह, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र। गृह में अगर देखा जाए तो गृह को ही आपको कुल से बना होता है। तो कहीं कहीं आप गृह की जगह पे कुल भी देखोगे तो कंफ्यूज नहीं होना, आपको गृह और कुल सेम रहेगा। और कुल जो है आपको गृह के जो आपको हेड होते थे गृहपति भी बोला जाता है, या कुल के हेड को कुलपति बोला जाता था। सो गृह, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र, इनमें से अगर गृह का देखा जाए तो सबसे छोटी इकाई है, और अगर राष्ट्र के बारे में देखा जाए तो सबसे बड़ा इकाई है आपका। गृह का तात्पर्य है आपको कुल या परिवार। सो गृह किस चीज़ से बनता है, आपको घर के बारे में अगर आपको पता है तो फैमिली मेम्बर से ही बनते हैं, जो आपके फैमिली मेम्बर होते हैं वही सब मिलकर आपको परिवार बनाते हैं। इसमें इनमें आपको एक घर में एक छत के नीचे रहने वाले सभी लोग शामिल थे। तो ये सामाजिक व्यवस्था के साथ साथ राजनीतिक व्यवस्था की भी सबसे छोटी इकाई थी। तो सामाजिक व्यवस्था में भी अगर पूछा जाए आपको छोटी इकाई क्या होगी, तो ये आपको जो गृह ही होगा, परिवार ही होगा। और इसमें इसके मुखिया जो होते थे उनका नाम, उनको किस तरह से संबोधित किया जाता था, तो कुलप बोला जाता था या फिर गृहपति बोला जाता था। तो कहीं भी अगर कुलप या गृहपति आप देखोगे तो दोनों एक ही शब्द के लिए यूज़ किया गया है। जो आपको गृह के जो हेड होते थे, जो घर के जो मुखिया होते थे, उनको कुलप या गृहपति बोला जाता था। और ये पद आपको वंशानुगत होता था, मतलब हेरिडिटरी होता था। जैसे अगर आज भी देखोगे तो आपको खासकर जब पेट्रियार्कल सोसाइटी होता है, आपको प्रजासत्तात्मक सोसाइटी होता है, तो वहाँ पे आप देखोगे कि घर के जो डिसीजन मेकिंग होता है, जो चीज़ों को फाइनल किया जाता है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मेल मेंबर का जो आपका जो डिसीजन ज़्यादा आमतौर पे लिया जाता है, ठीक है। सो आमतौर पर अगर देखा जाए तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, सोसाइटी कैसा आपका पैट्रियार्कल है, पितृसत्तात्मक परिवार होता था, पिता प्रधान सोसाइटी माना जाता था, किंतु माताओं को भी पर्याप्त अधिकार प्राप्त होते थे। और जब हम लोग प्रारंभिक वैदिक काल के बारे में देखते हैं, खासकर जब हम लोग अर्ली वैदिक के टाइम पे देखते हैं, तो सोसाइटी उस टाइम पे भी पैट्रियार्कल था, पितृसत्तात्मक ही था। बट जो माताओं का जो आपका अधिकार था वो भी होता था, उसमें वो भी डिसीजन अगर कुछ दिया जाता तो उनकी बातें भी सुनी जाती थी। अनेक कुल को जब मिलाया जाता, अनेक परिवार को जब मिलाया जाता, तो अनेक परिवार को मिलाकर क्या बनता है, आपका ग्राम बनता है, और ग्राम नामक इकाई का निर्माण होता है। तो आज भी अगर आप गांव घर में जाते होंगे तो छोटा जो इकाई अगर देखा जाए तो एक परिवार होता है, और 10 से 20 परिवार को अगर मिला दिया जाता है तो एक आपका एक गाँव बनता है, ठीक है, ग्राम बनता है। और जो ग्राम का प्रधान होता है उसको ग्रामीण कहा जाता है। इनकी जो नियुक्ति होती थी जो आपका संबंध में पर्याप्त जानकारी नहीं मिलता, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इनके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है हमें कि इनका जो नियुक्ति, अगर उनका अपॉइंटमेंट किस तरह से होता था। अनेक ग्राम को मिलाकर आपको
जो है विश्व बनता था, ठीक है। तो बहुत सारे अगर गाँव को मिला दिया जाए, तो जैसे पहले हमने देखा कि पहला आपका सबसे छोटा इकाई क्या रहा है, तो छोटा इकाई था आपका जो कुल होता है, परिवार होता है, ठीक है। और परिवार को जब मिलाया जाता है, गृह जिसको बोला जाता है, तो गृह को मिला के आपको ग्राम बन रहा है, और बहुत सारे ग्राम को मिला के कम से कम अगर देखा जाए तो आपको क्या बनता है, विश्व बनता है। और विश्व का जो प्रधान होता है उसको विश्वपति बोला जाता है। और जब अनेक विश्व को आप मिला दोगे तो फिर वो जन बनता है। और ऋग्वेद में अगर जो आपको देखा जाए तो बहुत सारे जन का जो है वो उल्लेख मिलता है, जैसे कि यादव जन के बारे में मिलता है, भरत जन के बारे में मिलता है, तो आदि पंच जन जो है उनका उल्लेख मिलता है। तो ये अगर आप देखो तो ये आपको याद रखना किस चीज़ से रिलेटेड है, जन से रिलेटेड है। और एक संपूर्ण जो आपको राज्य के लिए अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय बोला जाता है, तो राष्ट्रीय आपको सबसे बड़ा इकाई है, और अगेन जो आपका गृह है वो सबसे छोटा इकाई है। ऋग्वेद में आपको राष्ट्र का पर्यायवाची के रूप में अगर देखा जाए तो गण को भी उल्लेख मिलता है। राजा का जो है आपको पद सामान्यतः जो अनुवांशिक होता था, लेकिन कहीं कहीं चुने भी राजा जाते थे। जब हम लोग अर्ली वैदिक में देखते हैं तो आपको राजा को चुन के लेके आया जाता था, बट कहीं कहीं जो आपको खासकर अगर देखा जाए तो वही चीज़ों को फॉलो किया जाता था। बट जब हम लोग लेटर वैदिक में देखते हैं, उत्तर वैदिक में देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें बदलाव आ जाती है। लोकतंत्र नाम का जो चीज़ था वो कहीं ना कहीं खत्म होना शुरू होता है। कब? लेटर वैदिक में। राष्ट्र आमतौर पर छोटे छोटे राज्य होते थे जिनमें आपको शासक राजन कहलाता था, लेकिन सम्राट शब्द का प्रयोग से अनुमान लगाया जा सकता है कि कुछ राजा आपको अधिक बड़े भी होते थे। तो कहीं कहीं सम्राट शब्द का भी यूज़ किया, राजा भी हुआ तो राजा आपको छोटे चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, बट सम्राट अगर आता है तो इनका मतलब होता है कि वो काफ़ी शक्तिशाली भी होते हैं, और उनके अगर देखा जाए अधीन में तो बहुत सारा राज्य होता है। ऋग्वेदिक काल में आपको राजा नियमित सेना नहीं रखते थे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट है जो कि याद रखना है। अगर पूछा जाए कि रेगुलर आर्मी मेंटेन की जाती थी ऋग्वेदिक काल में या फिर अर्ली वैदिक समय काल में, तो नहीं होता था आपको। उस टाइम ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि जनजाति आपको सोसाइटी होता था, और इसमें आपको कबीले से एक सरदार चुना जाता था, और वही सरदार जो आपको प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड करते थे, और वही आपको सिक्योरिटी वगैरह मेंटेन करते थे। सो इसीलिए रेगुलर आर्मी का आपको नहीं कॉन्सेप्ट मिलेगा, क्योंकि हम अगर यहाँ पे देखा तो कर का भी बहुत ज़्यादा आपको व्यवस्थित रूप में चीज़ें नहीं मिलता है। सो रेगुलर आर्मी आपको कब मिलेगा? लेटर वैदिक में मिलेगा। नेक्स्ट जो आपको राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो भी देखते हैं। राजा, पुरोहित तथा अन्य जो पदाधिकारी होते थे उनकी सहायता से आपको प्रशासन चलाया जाता था। राजा को सेवाओं के लिए जो आपको बदले जो राजस्व और भेंट दी जाती थी। अब राजा अगर आपके लिए काम करे तो उसके बदले राजा को क्या दिया जाएगा? ट्रिब्यूट दिया जाएगा, गिफ्ट दिया जाएगा, जिसे बलि कहा जाता है, ठीक है। सो बलि शब्द वो आपको सेक्रीफाइस के लिए नहीं होता है, बलि जो है ट्रिब्यूट देते हो, गिफ्ट देते हो, उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। ऋग्वेद में आपको प्रमुख दो निकाय का जो है आपको महत्व मिलता है, जिनमें सभा और समिति है। इनका जो इनकी संरचना के विषय में अगर निश्चित रूप से देखा जानकारी बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलता है, बट इतिहासकार ऐसे मानते हैं कि आपको आमतौर इसमें जो सदस्य होते थे आपको सभा के लिए अगर देखा जाए, जबकि सभा के लिए कुछ चुने हुए वृद्ध अथवा कुलीन जन होते थे, और दोनों चीज़ों के बारे में जानना आपको जरूरी है, सभा और समिति के बारे में। अगर देखा जाए तो आज के प्रेजेंट डे अगर आप देखोगे तो ये लोकसभा और राज्यसभा के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही इसको समझने की कोशिश करो। तो राज्यसभा से याद रखना आप सभा। समिति जो है जनरली आपको जो यंगर जनरेशन होते थे वो इससे जुड़े होते थे। सभा में आपको जनरली वृद्ध लोग जो होते थे और कुलीन लोग जो पैसे वाले वर्ग जनरली आपको बहुत ज़्यादा जो अधिक जिनको जानकारी एक्सपीरियंस होता था वो सभा से होते थे, और सभी जो आपको समिति में होते थे वो इनमें चुन के गए लोग होते थे, और ये जनरली आपको यंग जनरेशन वाले लोग होते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में और इसमें अगर देखा जाए तो प्रारंभिक समय काल में सभा और समिति में महिलाएं भी इसमें हिस्सेदारी लेती थी और इसके भाग होती थी, बट ये लेटर वैदिक में इसमें आपको काफ़ी सारी बदलाव आएंगी। राजा का पद अगर देखा जाए तो लेटर वैदिक में आपको क्या जो आपको उत्तर वैदिक समय काल में क्या क्या बदलाव आता है। सबसे पहले तो राजा का जो पद है वो वंशानुगत हो जाता है, मतलब हेरिडिटरी हो जाता है। अगर राजा है तो उसका बेटा ही राजा बनेगा, ये कॉन्सेप्ट आपको कब आना शुरू होता है? उत्तर वैदिक काल में होता है। अब राजा आपको सर्वभूतिपति और सम्राट एकारट चक्रवर्ती इत्यादि जैसे बड़ी बड़ी उपाधियों का धारण करने लगते हैं। अब बलि जो अतिरिक्त शुल्क और भाग भी कर के रूप में वसूले जाने लगते हैं। सो बलि अगर देखा जाए तो इनिशियली आप वैदिक काल में हमने देखा था कि लोग अपने खुशी से देते थे, क्योंकि उनको राजा क्या कर रहे हैं, बाकी लोगों से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो लोग अपने जो है वो मन से उनको देते थे। बट ये सारी चीज़ें आपको मैंडेटरी कर दी जाती है लेटर वैदिक काल में, बलि देने का अनिवार्य कर दिया जाता है आपको। अर्थवेद के अनुसार अगर देखा जाए आपको, अथर्ववेद के अनुसार अगर देखा जाए तो 16वां भाग जो है उसके इसमें उल्लेख मिलता है आपको किस चीज़ के बारे में? सभा और समिति के बारे में। उत्तर वैदिक में आपको देखा जाए तो पुरोहित, सेना एवं ग्रामीण, और इसके अलावा आपको संहिता जिसको कोषाध्यक्ष बोला जाता है, भागदुक जिसको कर संग्रह बोला जाता है, सूत जिसको राज्य के चरण और कवि के जो रथ वाहक होते थे उनको बोला जाता है, छतु जो है वो, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपको अक्षफाप जो है वो जो को निरीक्षण करते थे, जो कि जुए से जुड़े होते थे, गोविकर्दन जो कि
अकेट राजा का साथी होता था। तो ये सब शब्द यूज़ किए गए हैं जो कि आपको राजनीति में सारे शब्द नहीं याद हो सकते, बट कुछ एक दो वर्ड याद रखना जिससे आप वहाँ पे लिख सकते हैं चीज़ों को। तो ये आपका राजनीतिक स्थिति था। सभा समिति के बारे में हमने देख लिया ऑलरेडी। राजा का स्थिति देखा, राजा किस तरह से थे, और ये 5 निकाय जो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है इसको वैदिक समय काल से, ये है आपका सामाजिक स्थिति। वैदिक काल का सामाजिक स्थिति किस तरह का था? सो जब ऋग्वेद काल का अगर समाज का चरण देखा जाए तो इसको 4 जो वर्ण में विभाजित किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सो ब्राह्मण जो आपको मुख्य किस कार्य से जुड़े होते थे? पूजा पाठ एवं जो आपको यज्ञ होता था, अध्ययन होता था, और इस चीज़ को दान, जो इसमें दान वान से रिलेटेड चीज़ें हैं, खासकर जो आपको स्कॉलर जो क्लास होते थे, जो पढ़े लिखे वर्ग होते थे, वो आपको ब्राह्मण से जुड़े होते थे। क्षत्रिय मुख्य रूप से आपको योद्धा वर्ग से होते थे जो कि आपको प्रशासन का कार्य देते थे। वैश्य कृषि और व्यापार वाणिज्य इत्यादि से, ट्रेड एंड कॉमर्स अगर देखा जाए तो वैश्य आपको जुड़े होते थे, मर्चेंट क्लास इनको बोला जाता था। शूद्र जो आपको सेवा प्रदान करने जो आपको कार्य करते थे। तो इनिशियली अगर देखा जाए तो आपको इस तरह से आपको विभाजित किया गया था, वर्ण व्यवस्था लाया गया था। बट ये वर्ण व्यवस्था आपको जो स्टार्टिंग टाइम में देखा जाए तो फ्लेक्सिबल था, जिसको अगर अपना दूसरा वर्ण अगर धारण करना होता था तो वो कर सकते थे। बट उत्तर वैदिक काल में इसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आता है। समाज का ये वर्गीकरण आपको आनुवांशिक ना होकर व्यक्ति के व्यवसाय यानी काम पर आधारित था। कब बात करें हम लोग? अर्ली वैदिक में। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते ये वर्ण जो आश्रम है व्यवस्था में अपनी सबसे मजबूती स्वरूप में आ जाती है। इसी काल में आपको गोत्र की अवधारणा भी उजागर हो जाती है। सो गोत्र का जो है अवधारणा भी आपको, क्लैन सिस्टम भी आपको आ रहा है, और जो आपका वर्ण जो व्यवस्था था, वर्ण सिस्टम था, वो काफ़ी ज़्यादा आपको फिक्स हो जाता कब? जब हम लोग उत्तर वैदिक समय काल की बात करते हैं। सो एक ही मूल के पुरुष जो उत्पन्न व्यक्ति होते थे उनका गोत्र के कहे जाने लगे। मौलिक रूप से आपको गोत्रों की संख्या अगर देखी जाए तो अगर कितने 7 जो आपको गोत्र माने जाते हैं, 7 क्लैन माने जाते हैं। बट आत्मा भी क्लैन है आपका। 7 कौन कौन से आपको? कश्यप, वशिष्ठ, भृगु, गौतम, भरद्वाज, अत्रि एवं विश्वामित्र। 8वें कौन है आपको? अगस्त। इसमें अगर देखा जाए आपको विशेषता क्या क्या थी तो वर्ण व्यवस्था हमने देख लिया। इसके अलावा आपको आश्रम व्यवस्था भी थी। आश्रम व्यवस्था के अनुसार अगर देखा जाए तो अगेन 4 तरीके से इसको विभाजित किया गया है। पहला जो आपका ब्रह्मचर्य है, जिसमें आपको जन्म से लेके 25 वर्ष तक की आयु को ब्रह्मचर्य माना गया। इसमें आपको विद्या का अर्जन किया जाता है, बौद्धिक विकास की जाती है, और संबंधित रूप से आपको जो खासकर जहाँ पे आपको ज्ञान की प्राप्ति, नॉलेज जो है आपको डेवलप किया जाता है। खासकर अगर अभी देखा जाए तो आपका स्टूडेंट लाइफ है उसको ही ब्रह्मचर्य माना गया। दूसरा जो आपका गृहस्थ आश्रम होता था जो कि आपको 25 से लेकर 50 वर्ष तक की आयु को माना जाता है। इसके दौरान व्यक्ति अपना जो महत्वपूर्ण पारिवारिक, सामाजिक और उत्तरदायित्व उनका जो कार्य होता था उसका क्या करते थे? उस चीज़ को कंप्लीट करते थे। तीसरा वर्ण व्यवस्था आपका होता था वानप्रस्थ, जो कि 50 से लेकर आपको 75, सो 50 ईयर से लेकर 75 ईयर तक जो आपको वानप्रस्थ माना गया। ये आपको परलौकिक जीवन से संबंधित एवं अंतिम चरण के तरफ था। ठीक है। लास्ट वाला जो था आपका वो सन्यासी था, जो कि आपको 75 के बाद जो आपको उपरांत उसको सन्यासी माना गया। इस व्यवस्था में मनुष्य संसार का त्याग करता था, और जो आपको संसारिक मोह माया था उसका भी त्याग करता था। और इसमें आपको जनरली आपको जो है वो उनको जो मोह माया से कोई आपको अटैचमेंट नहीं रह जाता था। नेक्स्ट जो है आपको वो देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे एक श्लोक है जो कि इसमें लिखा गया, ऋग्वेद का श्लोक है जो 9.112 में आपको लिया गया। तो इससे बस ये श्लोक से आपको ये याद रखना कि श्लोक से आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि मैं कभी हूँ गायक हूँ, मेरा पिता वैद्य है, मेरी माता जो आपको चक्की चलाने वाली है, विभिन्न व्यवसायों से जीविका उपार्जन करते हुए एक साथ रहते हैं। तो इस श्लोक से ऋग्वेदा से लिया गया। तो इसका मतलब ये दिखा जाए एक ही परिवार में आपको डिफरेंट जो आपको वर्णा से लोग एक साथ रह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इनिशियली अगर देखा जाए तो वर्ण व्यवस्था आपको जो है कर्म पे आधारित था, ना कि जन्म पे आधारित था। तो एक ही आपको परिवार में विभिन्न जो है आपको वर्ण के जो लोग रह सकते थे। बट यही सारी चीज़ें आपको बदल जाती है कब? जब हम लोग उत्तर वैदिक समय काल का देखते हैं। अब बाकी अगर सामाजिक स्थिति देखा जाए तो इसमें जो आपको इस युग में आपको विवाह जो है वो प्रथा, एक विवाह प्रथा प्रचलित था। इसके अलावा बाल विवाह का जो है प्रचलन नहीं था। हम लोग इनिशियल प्रारंभिक वैदिक काल के बारे में देख रहे हैं। सो बाल विवाह आपका नहीं था। कब नहीं था? जब हम लोग अर्ली वैदिक समय काल की बात करते हैं, प्रारंभिक की। बट ये बाल विवाह आपको कब आ जाएगा? लेटर वैदिक में आ जाएगा। विवाह के अगर वर्णन देखा जाए तो स्वतंत्रता था, उसमें उल्लेख मिलता है आपको, जिसमें आपको महिलाओं के पास भी आपको अधिकार होता था कि अपने हिसाब से वो जो है वर चूज कर सकती थी। स्वयंवर का भी कॉन्सेप्ट था आपको। विधवा स्त्री जो है वो अपने मृतक पति के जो छोटे जो भाई होते थे, देवर होते थे, उनसे उनकी शादी विवाह करवाई जाती थी। तो कहीं ना कहीं आपको विधवा विवाह का जो है पुनर्विवाह का भी
जो आपको संबंध जो कॉन्सेप्ट मिलता है, बट उत्तर वैदिक काल में इसको भी समाप्त कर दिया जाएगा। पिता के जो आपको संपत्ति होता था उस पर उत्तराधिकारी अगर देखा जाए तो खासकर ओनरशिप जो है वो पुत्र का माना जाता था, बट बहुत सारे केसेस में ऐसे भी होते हैं कि आपको महिलाएं जो है वो अपना जो है वो संपत्ति पर अधिकार जमा सकती थी, बट ये सारी चीज़ें आपको खत्म हो जाता, कब खत्म हो जाता, जब उत्तर वैदिक समय काल आता है। ऋग्वेदिक काल में अगर देखा जाए तो स्त्री की स्थिति सम्मानजनक थी। ऋग्वेदिक काल में बाल विवाह नहीं आपको मिलता है। अगर देखा जाए तो शादी का एज क्या रखा गया था, 16 से 17 साल की उम्र में जो विवाह किया जाता था। उसके अलावा प्रथा जो आपको पर्दा प्रथा है वो भी प्रचलन में नहीं था। सती प्रथा का भी प्रचलन नहीं था। हालांकि स्त्रियों का राजनीतिक में भाग लेने का अगर देखा जाए तो प्रारंभिक वैदिक काल में आपको मिलता है, सभा समिति की महिला हिस्सा होती है, इसके अलावा विद्वत की भी महिला हिस्सा होती है। बट जब हम लोग उत्तर वैदिक समय काल देखते हैं तो महिलाओं की जो है स्थिति है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा गिरावट मिलता है, काफ़ी ज़्यादा आपको बदलाव मिलता है। सेम पॉइंट है, ठीक है। दास प्रथा के बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ वो भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे ऋग्वेदिक काल में दास प्रथा आपको विद्यमान थी बट उतना ज़्यादा नहीं था। बट लेटर वैदिक काल में अगर देखा जाए, उत्तर वैदिक काल में देखा जाए तो दास प्रथा आपको चरम सीमा पे चली जाती है, क्योंकि आपको वर्ण व्यवस्था जो काफ़ी ज़्यादा क्या हो चुका है, प्रचलन में आ चुका है। यहाँ पे घर कैसे बने होते तो मिट्टी और घास के फूस के बने होते थे। यहाँ पे वैदिक कालीन जो कुछ आपको पुस्तकें हैं जो कि फेमस है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कल्पसूत्र आपको किस चीज़ से रिलेटेड है, विधि एवं नियम से। रूल एंड रेगुलेशन प्रतिदिन आपको किस तरह से रहना चाहिए, डेली लाइफ में आपको क्या एक रूटीन होना चाहिए, कल्पसूत्र में लिखा हुआ है। स्रोत सूत्र में ये यज्ञ से संबंधित है आपका। शुल्ब सूत्र अगर मैथमेटिक्स से आपको पता हो तो इसमें आपको बहुत सारे इसमें जो मैथमेटिक्स से चीज़ें भी रिलेटेड है, जिसमें आपको भारतीय ज्यामिति अपने प्रारंभिक रूप में दिखाई जाती है। धर्म सूत्र आपको सामाजिक और धार्मिक कानून तथा आचार संहिता से रिलेटेड है। और गृह सूत्र जो आपको मनुष्य के लौकिक एवं परलौकिक कर्तव्य के बारे में वर्णन करते हैं। वैदिक काल में आपको आर्थिक जीवन किस तरह से रहा था ये देखेंगे आप। ऋग्वेदिक काल में आपको आर्थिक जीवन अगर देखा जाए तो मुख्यतः आपको किस तरह का था, कृषि और पशुपालन, मतलब आपको जनरली आपको एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन पर बेस था। वाणिज्य एवं व्यापार पर भी निर्भर था, तो थोड़ा बहुत आपका ट्रेड एंड कॉमर्स भी होता था। गाय, भेड़, बकरियां इस तरह के जानवर का भी उल्लेख मिलता है आपको, और इनको पाला भी जाता था। हल जोतने के लिए आपको गाड़ी खींचने एवं बैल के लिए उपयोग किया जाता था। रथ खींचने के लिए आपको घोड़ों का उपयोग किया जाता था। कृषि में खाद का प्रयोग किया जाता था। ऐसे प्रमाण मिलते हैं। ऋग्वेद में आपको कई प्रसंग मिले हैं। जो आपको सिंचाई के बारे में, इरिगेशन के बारे में, इरिगेशन प्रथा जो है इसके बारे में भी उल्लेख मिलता है आपको। जो आपको खाद्य सामूहिक रूप से अगर देखा जाए तो यज्ञ और धान्य का भी कहा जाता था। वैदिक साहित्य में आपको 10 प्रकार के जो अन्न उगाए जाने के उल्लेख मिलते हैं, ठीक है। सो जो आपको वैदिक टेक्स्ट है वहाँ पे 10 प्रकार के जो है ग्रेन्स प्रोडक्शन के बारे में बात किया गया। अन्य व्यवसाय भी थी जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनाई, जो आपको बढ़ाईगिरी होता था, धातु का काम, मतलब मेटल्स का भी यूज़ किया जाता था आपको। लेदर वर्क्स भी होता था, चमड़े का भी काम किया जाता था, उसका भी उल्लेख मिलता है आपको। तो इससे ये पता चलता है आपको कि आपको डोमेस्टिकेशन था और एग्रीकल्चर, कृषि और जो आपको पशुपालन है इसके अलावा भी कार्य होते थे। ये विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ऋग्वेदिक काल में धातु के तौर पर केवल तांबे का ही प्रयोग किया जाता था तथा जिसे अयास भी कहा जाता था, ठीक है। बाद में लोहा प्रचलन में आता है जिससे आपको श्याम अयास भी कहा जाता है। तो इनिशियली आपको देखा जाए तो आपको तांबे का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। कब? प्रारंभिक वैदिक काल में। जब लेटर वैदिक काल आता है तो इसमें आपको श्याम अयास का भी यूज जो आपको रेफरेंस मिलता है, लोहे का भी मिलता है, ठीक है। तो ऋग्वेदिक काल में आपको वाणिज्य व्यापार भी होता था। व्यापारियों जो है आपको वणिक कहा जाता था। तो वणिक शब्द अगर आपको पूछा जाए तो किस चीज़ से रिलेटेड है, जो कि आपको मर्चेंट को वणिक बोला जाता था। लेन देन में आपको वस्तु विनिमय जो बार्टर सिस्टम हम बात करते हैं उसका भी प्रचलन था काफ़ी ज़्यादा। साहूकार भी होते थे, मनी लेंडर भी होते थे जो कि आपको पैसे लेन देन का काम करते होंगे, यानी ब्याज पर भी जो आपको धन उधार दिया जाता था। उत्तर वैदिक काल में आपको देखा जाए तो कृषि के पशुपालन की जगह पे आपको मुख्य पेशे से स्थान ग्रहण कर लिया गया। अब जो वैदिक काल में आपको धर्म और दर्शन कैसा रहा था, तो यहाँ पे भी एक सवाल आपको बन सकता है, तो इसके बारे में एकदम डिटेल में आपको पता होना चाहिए। ऋग्वेदिक काल में आपको साधारण अगर देखा जाए तो प्राकृतिक शक्तियों की विभिन्न देवताओं के रूप में पूजा की जाती थी। तो नेचर वर्शिप जो इनका है वो प्राइमरी माना जाता था। नेचर से आपको खासकर देखा जाए तो पर्यावरण को लेकर काफ़ी जागरूक थे और पर्यावरण को ही ये अपना जो है वो देवता मानते थे। सो ऋग्वेद में मंदिर अथवा मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। तो याद रखना आपको प्रारंभिक वैदिक काल में अगर पूछा जाए आपको तो मंदिर अथवा मूर्ति पूजा का उल्लेख हमें नहीं मिलता है। तथापि आपको कर्म कांड का विशेष महत्व है। देवताओं में अगर देखा जाए तो आपको स्तुति पाठ की जाती थी, यज्ञ होता था, सेक्रीफाइस होते थे, आपको होम यज्ञ करवाया जाता था। और वैदिक देवताओं में देखा जाए तो आपको 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। तो 3 क्लासिफिकेशन, 3 कैटेगरीज हैं किस चीज़ को लेकर आपको
प्रारंभिक वैदिक काल को लेके, ठीक है। सो पहला आपका है पृथ्वी, दूसरा आपका अंतरिक्ष, ठीक है, थर्ड है आपका वायु। सो पृथ्वी में कौन कौन से एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। पृथ्वी में कौन कौन से देवता आते हैं। सो पृथ्वी में आपको जनरली प्रथम श्रेणी, जिसको हम लोग प्रथम श्रेणी में आपको पृथ्वी है। पृथ्वी में आपको जैसे अगर देखा जाए तो इंद्र, ठीक है, इसके अलावा रुद्र, ये सब आपको आते हैं। द्वितीय श्रेणी में आपको कौन आते हैं, वरुण, एक मिनट। पृथ्वी में आपको अग्नि, सोम, बृहस्पति और नदिया का जो है प्रथम श्रेणी में रखा गया, तो इसको ठीक से आप याद करना। पृथ्वी में आपको अग्नि, सोम, बृहस्पति और नदियां हैं। और द्वितीय अगर पूछा जाए तो इसमें आपको इंद्र, रुद्र, वायु, वात आते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर तीसरा पूछा जाए आपको, तीसरी श्रेणी में कौन आते हैं, तो वरुण, मित्र, सूर्य, सावित्री, पूषण और विष्णु, आदित्य, उषा और अश्वनी तृतीय श्रेणी में आते हैं। इंद्र और वरुण का सबसे ज़्यादा उल्लेख मिलता है, तो सर्वोच्च अगर स्थानों पर उनको ही प्राप्त है। इंद्र का स्थान अगर क्यों सर्वोच्च है, क्योंकि अगर देखा जाए तो मुख्यतः इनके बारे में आपको ऋग्वेद में 250 सूत्र, ठीक है, तो 250 आपको जो है आपको हिम्स जो है इनको दिया गया है। अग्नि और सोम के लिए को भी लोकप्रिय माना गया है। सोम जो आपको वनस्पति के देवता माने जाते हैं, जबकि अग्नि आपको पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में जो आपको संदेश वाहक माने जाते हैं। सो मैसेंजर किनको माना गया है, अग्नि, क्योंकि अग्नि अगर यज्ञ करते हो तो आप देखते हो कि इसमें से स्मोक, धुआं निकलता है, तो ये धुआं आपको आकाश से कनेक्ट करता है, तो इनको मैसेंजर के रूप में माना गया है, ठीक है। तो इसलिए इनको बहुत ज़्यादा आदर दिया जाता है। वे मनुष्य द्वारा किए गए चढ़ावे और देवता के तक ले जाने में कार्य जो है आपको अग्नि का काम का कार्य होता था। इसके अलावा आपको अग्नि ही एकमात्र देवता है जो कि देवताओं के तीनों श्रेणियों में विद्यमान है। तो तीन श्रेणी जो आपने देखा ना, पृथ्वी, अग्नि, पृथ्वी, वायु और यहाँ पे अंतरिक्ष, तो तीनों में अगर देखा जाए कॉमन कौन से भगवान है, तो अग्नि है। ये आपका यहाँ पे उनकी मृत्यु की नहीं हो जाती, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और थोड़ा बहुत है जिसको वीडियो पॉज करके आराम से देख लेना। तो ये आपका जिसमें हमने आर्थिक, सामाजिक, इसके अलावा राजनीतिक और फिर धार्मिक, तो सारे जितने भी डायमेंशन है वो सारे डायमेंशन को हमने देख लिया, डिटेल में देखा, कोई भी चीज़ आपका मिस नहीं हुआ। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा एक बार वापस से रिवाइंड करके देख लेना, चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे टर्म्स है जो कि देख लेते हैं, जो कि हो सकता है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अघन्य शब्द किस चीज़ के लिए है, तो नॉट टू बी किल्ड, जिसको नहीं मारा जा सकता है। अघन्य देव, ठीक है, सेरेमनी विच प्रिसाइड द पब्लिक रिचुअल्स इन अ वैदिक एरा। अक्षपाक, ये पूछा जा चुका है ऑलरेडी एग्जाम में, तो अकाउंट्स और ऑफिसर को बोला जाता था। अमुज किसको बोला जाता था, लाइफ लॉन्ग अनमैरिड गर्ल को बोला जाता था। भादुक किसको बोला जाता था, कारपेंटर को। बिशप किसको बोला जाता था, डॉक्टर और वैद्य को। चरमान किसको बोला जाता था, ब्लैक स्मिथ को। दात्रा, सिकल को। दुहित्री, मिल्कर जो होता था, काउ ऑल्सो, डॉटर को भी बोला जाता था। गौरा किसको, बफेलो को बोला जाता था। गवेस्टी, फाइट फॉर अ काउस। तो ये याद रखना आपको, प्रारंभिक वैदिक काल में आपको गाय की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, गाय के लिए ही आपकी लड़ाई भी होती थी। गोत्र आपको किनशिप यूनिट के लिए यूज़ किया जाता था। हिरण्यकार्य जो आपको गोल्ड स्मिथ के लिए यूज़ किया जाता था। जनसय आपको गोपा, ट्राइबल चीफ के लिए। सजता आपको किंग के लिए यूज़ किया जाता है। कुलाल जो है आपको पॉटर के लिए यूज़ किया जाता है। पुरापति जो है आपको रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंस। रथकारा जो आपको चैरिट मेकर होते थे। समगवन जो आपको मेजर ऑफ टाइम। सरावाहा जो आपको एलिफेंट के लिए यूज़ किया जाता था। सतदया आपको जो आपको मैन स्लॉटर के लिए यूज़ किया जाता था, जो कंपनसेशन दिया जाता था। सीरा आपको प्लॉ के लिए यूज़ किया जाता था। सीता आपको, तो सीता अध्यक्ष के बारे में भी आप पढ़ोगे, जो जनरली जमीन आपको राजाओं का होता था उसको सीता बोला जाता था। जो स्पाइस के लिए भी है शब्द, कुलाल ऑलरेडी देख लिया हमने। तक्षण जो आपको कारपेंटर के लिए यूज़ किया जाता है। व्रतत्र जो है आपको लेडर स्ट्रैप के लिए यूज़ किया जाता था। विरही आप शब्द ये इंपॉर्टेंट है, आपको राइस के लिए यूज़ किया जाता था, इसका मतलब राइस कल्टीवेशन भी होता था। तो ये वर्ड थे जो इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा ऑलरेडी हमने देख लिया आर्थिक, राजनीतिक, तो कहीं भी डाउट है और कुछ सजेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।